Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to today's class. I hope that I'm clearly audible and visible to you, right? Okay. So today our the session is about intermediate stability, a topic from CSN at Chemical Science, and in Chemical Science the subject from Organic Chemistry. फाउंडेशन क्लासेस हमारे यहाँ पे सिर्फ स्टेप आपके लिए लेकर आया है, जहाँ पे आप अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं. इट्स अ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीएसआई एंड एग्जाम. ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी आती है कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट वी डोंट नो द फंडामेंटल कंसेप्ट, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस क्लास में आप लोग अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर पाएँ, हमें जुड़ पाए, हमें देख पाए और बेनिफिट ले पाए इस क्लासेस से. ठीक है, और आपको क्या करना है, लाइक भी करना है. लाइक बहुत ज़रूरी है ना. अगर आप हमारे सेशन को लाइक करने की ऑनेस्टली, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है एंड हेल्पफुल है वो आपके एग्जाम में, तो ऑफकोर्स आपको लाइक करना है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहती हूँ दैट 20 जुलाई से हमारा CSIR नेट केमिकल साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है. आप लोग एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं फ़ोन करके. हमारी जो क्लासेस हैं 4 PM से यहाँ पे रहेंगी. आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, मेंटोरशिप, ऑल द क्लासेस, डाउट सेशन, एवरीथिंग एट वन प्लेस. ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. नाउ आपको ज्वाइन करना है सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज वेल एज सून फॉर दिसंबर 2024, है ना. उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है स्टार्ट. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी. व्हाट इज इंटरमीडिएट एवरीवन? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, पर इंटरमीडिएट होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तब हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे. तो व्हाट इज इंटरमीडिएट, लेट्स सी कि इंटरमीडिएट होता है जब भी आपका एक होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक फिशन होता है इन ए केमिकल बॉन्ड. कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे. तो जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड का टूटना बोलते हैं फिशन. अब वो होमोलाइटिक हो सकता है, हेट्रोलाइटिक हो सकता है. दैट मीन्स कि दोनों बॉन्ड में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ एक एटम के पास आ जाए तो आयन वाला जो टूटना होता है, अनइक्वल अमाउंट में जो बॉन्ड का टूटना होता है उसे बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन. इसमें क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, केटायंस एंड एनायंस. तो ये सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स यहाँ पे बनते हैं. और अगर होमोलाइटिक फिशन है, इक्वल टाइप से बॉन्ड टूट रहा है, क्लीवेज हो रहा है, फिशन हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ होमोलाइटिक फिशन और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट बनते हैं. तो जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. और फिर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस करना है तो हमको पता है कि यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा और ये कब स्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे रिएक्शन में फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल जाए, ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए. तो बेसिकली सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट क्या होता है. आपको समझ में आ गया है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, इनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. अब शॉर्ट लिव्ड का मतलब है अभी जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट आपने लिया और वो रिएक्टेंट चेंज हुआ एक ऐसे करके कुछ और फिर आपको मिल गया प्रोडक्ट. यहाँ पे जो भी स्पीशीज बनी हुई है इसको हमने क्या बोला है, इंटरमीडिएट. अब ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत टाइम तक रहती है, ये एक शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ये थोड़े से टाइम के लिए बनती है, दोबारा से फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. इफ अ रिएक्शन अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, it must involve species that are neither the reactant nor the final product, is called the reaction intermediate. These are usually short-lived, unstable but more stable than the transition state. ठीक है, ये मतलब दो टाइप की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, दोनों सही है, दोनों के जो मीनिंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट. अब देखिए
जो इंटरमीडिएट बनते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे कोर्स में क्या है, तो देखो दिस इज गिवन हियर, दैट इज कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। यू कैन सी हियर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज अ इंटरमीडिएट विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, उसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। नाउ दिस इज कार्बेनायन इंटरमीडिएट, द इफ द कार्बन कंटेन अ नेगेटिव चार्ज we call it carbanion intermediate, ठीक है। now carbene intermediate, the carbene intermediate is when the carbon don't have a octet, that means it doesn't have the complete octet in outermost shell, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ना होके सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और उसमें से एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। कार्बीन का मतलब होता है CH2, और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड लॉन पेयर, और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। ये भी एक इंटरमीडिएट है रिएक्शन के दौरान। अब देखो इंटरमीडिएट ऐसे नहीं बना सकते आप, इंटरमीडिएट विल ओनली फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, याद रखना। बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन भी बनती है जिसके अंदर के बेंजीन में sp एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल। एंड द फ्री रेडिकल्स, यू कैन सी हियर फ्री रेडिकल्स। तो ये जो कार्बोकेटायन कार्बेनायन है ये तो बच्चों बने हैं हाइड्रोलाइटिक फिशन से, एंड द फ्री रेडिकल इज हियर दैट इज फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक फिशन, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। चलिए कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि कार्बोकेटायन है वो कैसे स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है CH3 प्लस, ठीक है। अब देखो कार्बोकेटायन जो है बना कैसे, मान लो मेरे पास यहाँ पे है CH3X, ठीक है, और X यहाँ पे क्या है बच्चों, मैंने बोला कि X यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप है, ठीक है। लीविंग ग्रुप का मतलब आप जानते हो, मतलब X अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, तो X माइनस के रूप में अलग हो गया ना, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो बचा क्या है यहाँ पे, आप मुझे बताओ। आप बोलोगे मैम यहाँ पे बचा है CH3 प्लस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एवरीवन, sp2, ठीक है। समझ में आया सबको क्या होते हैं कार्बोकेटायंस और कैसे बनते हैं। नाउ इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल एल्काइल कार्बोकेटायन अगर हमने लिए हैं तो उसमें हम कैसे स्टेबिलिटी बताएंगे। तो देखो यहाँ पे टर्शरी मतलब दैट मीन्स कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। टर्शरी का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर, इसमें क्या है कि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। क्लियर। तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो लेट्स सी व्हाट इज द रीजन। तो रीजन बेटा कुछ नहीं है, रीजन है प्लस आई ग्रुप, ठीक है। यहां पर प्लस आई ग्रुप प्लस एच ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हम देखें तो इसके अंदर जब भी हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो क्या रखनी है बच्चों, दैट कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच एंड प्लस आर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो हमारा कार्बोकेटायन क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट वांट्स इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। कौन होते हैं, जो कि प्लस आई दिखाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि मिथाइल इथाइल क्लोराइड, तो जो भी प्लस आई वाले हैं। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाला सिस्टम है, प्लस आर मतलब जो रेजोनेंस में पॉजिटिव रेजोनेंस जिनका होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाली कंडीशन होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, वो सभी कार्बोकेटायन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इन चीजों पे। क्लियर। चलिए
तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्योंकि ये ही आपके आगे जाके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, दो टाइप के ग्रुप होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, कार्बोकेटाइन इज वेरी इलेक्ट्रॉन पुअर and thus anything which donate electron density to the center of electron poverty will help to stabilize it। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बोली है कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं उसमें जो कार्बन होता है हमारा, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, अ कार्बोकेटाइन विल बी डिस्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर आप उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो स्टेबल होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दिया तो अनस्टेबल होगा। भाई ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं उसके पास से, क्या वो दे सकता है? तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़, डिस्टेबल हो जाएगा। तो दैट इज रिटर्न हियर, दैट इज द पॉइंट दैट इज रिटर्न हियर, ओके। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, अब जब कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हेल्प करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकेटाइन। तो लेट्स टेक अ लुक हियर, ये हेल्प, इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजोनेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पे जब इस तरीके पे कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव होता है तो कैसे हेल्प करते हैं। अब ये तो सिंपल रेजोनेंस है, आप सब लोग जानते हो। इसके पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, जब इसने दे दिए तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप बोलोगे मैम पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब क्या बचा है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा, यहाँ कमी कौन देगा इसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन। ये बोलते हैं डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम कमिंग टू यू। तो ये इसने इसको दे दिए। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है CH2। तो इसने बोलता है डोंट वरी, आई एम ऑल्सो हियर। तो इसके बाद क्या बनता है हमको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, ये हमको ऐसे मिल गया। अब क्या होगा, वापस इसको ये दे देगा कि कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा एरोमेटिसिटी कंप्लीट करो, मैं तो खुश हूँ ऐसे ही, मुझे थोड़े इलेक्ट्रॉन तो मिल ही गए डीलोकेलाइजेशन से। तो ये हो गया हमारा दोबारा से मिलने वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका इसमें कन्वर्जन हो गया थ्रू द रेजोनेंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी CH2 के पास आ गई है ना। तो ये चलता रहता है प्रोसेस, ऐसे नहीं रुक गया है, ये प्रोसेस चलता रहता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस में जब आपने देखा यहाँ पे ये हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द CH2 प्लस गेट स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि रेजोनेंस से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर दोबारा से ये यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वहाँ पॉजिटिव आ जाता है, ऐसे ये रेजोनेंस चलता रहता है और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है, क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम सब्स्टिट्यूट कार्बोकेटाइन। नाउ ये क्या चीज़ है, there is another type of carbocation, we call it substitute carbocation। इसमें क्या होता है कि if any kind of lone pair containing heteroatom present near the carbocation, it can donate lone pair to the carbocation, carbocation will get stabilized and stability also increases। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सीजन और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ऑक्सीजन तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये -I लगा रहा है, यहाँ पे क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है, लेकिन +R तो कर सकता है। तो जब भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आप ले सकते हो, इसके पास में कोई भी कार्बोकेटाइन अवेलेबल होगा तो ये जो लॉन पेयर है ये इसको दे देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाती है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसी से क्या होता है, हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाइपर कंजुगेशन। अब देखो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होता है, चलिए इधर देखिए बोर्ड पे सब लोग, अभी हम बना के मैं आपको दिखाती हूँ। हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है, इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसका एक नाम है, एक नाम इसका ये भी होता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है हाइपर कंजुगेशन? तो देखो हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो रेजोनेंस होगा, ये एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है, लेकिन इसमें जो रेजोनेंस होता है वो होता है रेजोनेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल। यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेंस पाया जाता है। अब देखो इससे मैंने क्या मतलब है, मान लीजिए आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है C प्लस C H H H H H, ठीक है, ये दिख रहा है आप सब लोगों को? ओके, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो जब भी आपको अल्फा कार्बन यहाँ पे होगा और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो आपको अल्फा हाइड ये दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और ये हो गया बच्चों अल्फा कार्बन। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कौन से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन? ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन द हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, कैसे ले रहा है देख लो, आप खुद देख लो, ये ऐसे जाएगा तो देखो इसमें क्या होता है, मैं दूसरी इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। लुक वेरी केयरफुली एवरीवन, H प्लस डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आपको ये दिख रही है स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसी तरीके से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थी तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हमको मिल गई, और एक तो ये है ही, तो मतलब 4। जितनी भी अल्फा हाइड्रोजन होती है उससे एक ज़्यादा हमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि कितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है तो आप बता सकते हो। क्या द फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होगा, देखो ये भी बता चुकी हूँ। ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्ट करता है, कार्बन को स्टेबल करता है। देखो कार्बन स्टेबल हो गया, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? अब देखो एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी कैसे हेल्प करती है इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन? लेट्स सी। एरोमेटिसिटी, अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि कार्बोकेटाइन में कोई अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आने पे उसके अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है या नहीं आ रही। देखो इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ पर था X, तो यहाँ से जब ये X बाहर निकला तो बच्चों हमें क्या मिल गया? साइक्लोप्रोपीन हीटायन
मिल गया साइक्लोप्रोपाइल कीटाइन। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? तो आप बोलोगे मैम इट हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट्स अ प्लेनर ऑल्सो। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एंड फॉलो हकल्स रूल, दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट्स एरोमेटिक इन द नेचर। चेक कर लो 4n + 2 रूल, n इक्वल्स टू 0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये एरोमेटिक हो गया या नहीं हो गया? हो गया। दैट मीन्स ये कार्बोकेटायन एरोमेटिसिटी की वजह से क्या है? स्टेबल। क्लियर? चलिए इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बच्चों। देखो जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, अब ये इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, इसमें एंटी एरोमेटिसिटी है, तो ये स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। एक इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है एंड फॉलो करता है 4n + 2 पाई रूल। ऑल्सो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मतलब कंप्लीट रेजोनेंस। तो ये सारी कंडीशंस क्या बताती हैं कि ये कंपाउंड क्या है बच्चों? ये एरोमेटिक है इन द नेचर। और जो कार्बोकेटाइन है इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी। सो आई होप दैट इट इज ऑल क्लियर टू यू, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन आयन क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन आयन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एंड मैंने बताया था स्टार्टिंग में CH2- मतलब नॉट CH2-, कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या बनता है? कार्बन आयन। सॉरी, a carbon ion is an anion in which the carbon has an unshared pair of electrons and bears a negative charge, usually with 3 substituent for a total of 8 valency electron। ये सब क्या लिखा है? ये सब सिर्फ इतना सा बता रहा है आपको कि जो कार्बन आयन है इसके पास तो सबसे छोटा कार्बन आयन है CH3-, और इसके पास क्या होता है? 6 की जगह पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, अब ये कैसे स्टेबल होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सब लोग कौन कौन जगह में कार्बन आयन बन रहा है। अगर कोई एल्केन है और एल्केन में आप ऐसा रिएजेंट डालो कि वो H को एज ए H+ हटाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? R-। इज अ कार्बन आयन। नाउ ये है कार्बोक्साइलेट आयन। कार्बोक्साइलेट आयन पी जब हम रिएक्शन करते हैं जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन, तो वहां पे CO2 बाहर निकलती है और हमें एक कार्बन आयन मिलता है। तो इसी तरीके से देखो बाहर निकलती है और हमें मिलता है R-, राइट? जब हम एल्कीन की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एल्कीन एक खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो उसकी रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल से तो नहीं करा सकते, इलेक्ट्रोफाइल से होना चाहिए। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर आप करा दो तो क्या बन जाएगा आपके पास? C- कार्बन आयन। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब देखो एक चीज और समझते हैं अपन यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। अब आप मुझे बताइए कि कार्बन आयन जो होता है ना, C-, यही होता है ना। मैं सिंपल, अब वैलेंसी मत बोलना मैम, इस पे वैलेंसी R लिख दो यार, तो वो ठीक है, जो ज़्यादा अच्छा है R-। तो R- जो है हमारा यानी कि C- या कार्बन माइनस। तो ये जो कार्बन माइनस है
इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी की। इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी बच्चों बताइए? तो जब बढ़ेगी मैम, जब इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। किसी भी चार्ज, एक लाइन बोल रही हूँ, इसको लिखो। एनी चार्ज स्पीशीज will get stabilized if its charge decreases. Any charge species will get stabilized if its charge decreases और finished, और खत्म मतलब खत्म हो जाता है, completely consume हो जाता है, ओके। तो इस लाइन का क्या मतलब है, चाहे आप कैटायन की बात कर रहे हो, चाहे आप एनायन की बात कर रहे हो, जब इन दोनों पे प्रेजेंट चार्ज कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, कम हो जाए, तभी ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबलाइज। अब हम बात जब कार्बोकेटाइन की कर रहे थे, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कब खत्म होगा स्टूडेंट्स, जबकि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर आके जुड़े, और तभी उसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी खत्म होगी और वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। क्लियर। अब आप लो बात कार्बन आयन की। Carbon ion has negative charge, that means it has excess of electron density. Now how we can remove this electron density? If we attach this carbon ion with any electron withdrawing group, कोई ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लें, खत्म कर दे, वो ग्रुप्स कार्बन आयन पे जुड़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ that stability of carbon ion is directly related to strength of the conjugate acid। मतलब यहाँ पे अगर मान लो जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और आप जानते हो, मैंने जो आपके फाउंडेशन क्लासेस में हमारा जो पहले लेक्चर हुए हैं एसिडिटी और बेसिडिटी में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो स्टेबलाइज कैसे होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें रिक्वायर्ड होता है, तभी उनकी एसिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या है, द वीकर इज द एसिड, द ग्रेटर इज द बेस स्ट्रेंथ एंड लोअर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। अब ये क्या लिखा है, ये बोल रहा है आपको कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो कैन आई से दैट इट्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच माइनस आर। ठीक है, दैट मीन्स इफ नेगेटिव चार्ज get stabilized, carbon ion stabilize. तो can I say that if acidity of conjugate base increases, stability of carbon ion also increases। ये जो मैंने लिखा है, ये लास्ट लाइन समझ में आई आपको, कि अगर एसिडिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कौन है, जो C माइनस है वो कॉन्जुगेट बेस है। पहले एसिड था, उसमें से H प्लस निकला है, तभी तो एनायन बना है। तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी ऑल्सो बढ़ेगी। मतलब अगर एसिडिटी बढ़ा दोगे तो कार्बन आयन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये सारी चीज़ें आपस में सेम है, और इसको आप एक बड़े से बॉक्स में बंद कर लो, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा वेव वाला बॉक्स बन गया मेरा, आप जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। सो दैट्स इट, ओके। नाउ कौन कौन जो फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव चार्ज को, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या आएगा बच्चों, माइनस आई, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एडजेसेंट टू द चार्ज विल स्टेबलाइज द चार्जेस। दैट मीन्स यहाँ पर अगर इसके पास में कोई भी माइनस आई वाले, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब कनेक्टेड होंगे माइनस आई वाले, तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ चार्ज बेयरिंग एटम, हाइब्रिडाइजेशन चार्ज का मतलब क्या है कि sp ज़्यादा हो स्टेबल होगा देन sp2 देन sp3। ठीक है, क्योंकि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3।
तो ये वाला इस लाइन का ये मतलब है। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेज, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट इज स्टेबलाइज द एनायन। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द एनायन इज स्टेबलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो अगर एनायन के आने पे एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो बहुत एसिडिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना। ये मतलब है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्री रेडिकल। चलिए एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, है ना। एनायन की स्टेबिलिटी से, चलो या तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब हमारा लास्ट है, नेक्स्ट है फ्री रेडिकल। एक इंटरमीडिएट हमारा कौन सा है नेक्स्ट, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता है बच्चों, देखो जैसे मान लो आपके पास था ये CH3 CH3 और आपने इसको दिया फोटोकेमिकल कंडीशन या हीटिंग कंडीशन। जब भी फ्री रेडिकल बनाना है हमें थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड करानी होगी। विदाउट थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन वी कैन नॉट जनरेट अ फ्री रेडिकल। अलॉन्ग विद इट वी हैव टू प्रोवाइड अ पर ऑक्साइड ऑल्सो। क्या, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पर ऑक्साइड भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है फ्री रेडिकल जनरेट करने की। वी कॉल इट होमोलाइटिक फिशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, होमोलाइटिक फिशन। अब देखो क्या होगा, सब लोग यही दिख रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे तो नहीं बीच बीच में उठ के ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और मम्मी खाने के लिए कुछ ले आई खा लिया, नहीं। जब क्लास है तो क्लास में सिर्फ किसका ध्यान रखना है, पढ़ाई का, कंसेप्ट का। और अगर डिनर कर रहे हैं तो भी मतलब बीच में कुछ नहीं खाना है, बाद में करना सब कुछ, अभी यहाँ ध्यान दो। अब देखो होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ही है ना, चार तो नहीं बोल रहे आप लोग। एक सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो ले लिया इसने, एक ले लिया इसने, तो ये क्या बन गया CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। ये हो गया फ्री रेडिकल। क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ्री रेडिकल जो ये आपको दिख रहा है CH3 डॉट, इसका मतलब इस कार्बन के पास कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है ना कंप्लीट ऑक्टेट, और कोई एक्स्ट्रा भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन कितने प्रेजेंट है, 7। यू कैन काउंट, 7 है। दैट मीन्स इट ऑल्सो हैज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, कि अगर ऐसे ग्रुप कनेक्ट हो जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करें, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल विल इंक्रीज। दैट्स व्हाट वी वांट, कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, टू द रेजोनेंस, टू द हाइपर कंजुगेशन एंड टू द एरोमेटिसिटी इफ पॉसिबल। क्लियर, समझ में आया। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखते हैं हम, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज proportional to electron releasing group and also proportional to plus R plus H plus I। ठीक है, क्लियर। नाउ समझ में आ गई ये बात आपको। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। आपको मुझे बताना है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो कैसे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ऑन विच, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एसाइलियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O पे प्लस। यहाँ क्या है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है
और उस पर CH2 प्रेजेंट है और उस पर प्लस। ये क्या है, ओनली CH3 प्लस। और ये है ट्रोपाइलियम केटाइन। ट्रोपाइलियम केटाइन हमने अभी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, या आप ऐसे तो नहीं बोल रहे मैम वंस अपॉन ए टाइम पढ़ा था, बहुत टाइम समय पहले की बात है, नहीं ना अभी की बात है, आज ही की बात है। तो देखो ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, सुंदर सा लगेगा। ओके, तो इसमें इसमें और इसमें और एक चौथा है ये, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो देयर इज अ ऑर्डर फॉर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट ऑर्डर एवरीवन, लिखो ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, उसके बाद होता है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, उसके बाद होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसके बाद होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और उसके बाद होता है एल्काइल कार्बोकेटाइन। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ऑर्डर लिखा है फॉर द ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या अगर कोई मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन होता है ये इस टाइप का, साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर जो इस तरीके का बॉन्ड होता है, ये यहाँ से स्टेबल हो जाता है इससे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन कौन सा होता है बच्चों? जिसमें कार्बन के पास में कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कौन सा होता है बच्चों? इस टाइप का। बेंजाइलिक क्या होता है स्टूडेंट्स? बेंजाइलिक होता है जिसमें रेजोनेंस की बात चल रही है। एलाइलिक स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है बेटा ये वाला। एंड एल्काइल होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये हो गए सारे टाइप के कार्बोकेटाइन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते करें। अब देखो ये तो एक सिंपल कार्बोकेटाइन है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या है sp2, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ज्यादा डीस्टेबल कर रहा है उसको। बेंजाइलिक में बिल्कुल रेजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ पर ट्रोपाइलियम में एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड। CH3 क्या है? कुछ नहीं है, CH3 में तो सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन है। अब बताओ अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर विच वन इज मोस्ट स्टेबल? तो एरोमेटिक यहाँ पे आएगा, तो दैट मीन्स दैट ट्रोपाइलियम फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है। तो जो फोर्थ है विच इज सबसे ज्यादा स्टेबल, इसको कर दो, कुछ नहीं है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? मतलब बी तो कैंसिल आउट हो गया, ए में प्रेजेंट है, बी में, डी में, 4 4 4, ठीक है। 4 के बाद कौन सा स्टेबल होगा बच्चों? देखो ध्यान से, 4 के बाद रेजोनेंस वाला स्टेबल होगा, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, मतलब सेकंड। तो सेकंड का है यहाँ पे, इसमें फर्स्ट है, ऑप्शन गलत, इसमें थर्ड है, ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको सी, ये सी है यहाँ पे, सी, ठीक है। अभी ऑप्शंस में देख लेना बेटा, ये बी हो गया तो सी है, वो यहाँ पे सी कर लेना। तो हमारा आंसर क्या है? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए यहाँ पे भी इसको बी करो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इट्स अ बी। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने? क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है? हो गया ना, ऐसे ही गड़बड़ होती है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन ऑर्डर देखें, मिसलेनियस के बाद सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। अब देखो ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ये है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन ना, देखो ऑक्सीजन के पास है तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा उस पे, पर कोई बात नहीं, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट हमारा स्टेबल हो जाएगा किससे? सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, तो मतलब ए हो जाएगा आंसर। फोर्थ ए, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को आपको याद करना है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया था नवंबर 2020 में।
नेट सीएसआई और नेट में 2020 नवंबर में जो क्वेश्चन आया था स्टेबिलिटी पे इंटरमीडिएट, वो आपके सामने है, आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए क्या पूछा है इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ए बी सी 3 स्ट्रक्चर दिए, इनकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमसे पूछी है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, देखो ये है, यहाँ पे तो कोई हेटेरोएटम भी नहीं है, ये एक sp2 कार्बोकेटाइन बन गया विच इज वेरी लेस स्टेबल। ये एक sp3 कार्बोकेटाइन है, अच्छी बात है, और इसके पास एक आई ग्रुप भी प्रेजेंट है, प्लस आई मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये एक एलाइलिक कार्बोकेटाइन है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, रेजोनेंस वाला, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, सी के बाद बी, sp3 कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन sp2, तो सी के बाद बी और बी के बाद ए, सी बी ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया, चलिए ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको घर से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट करके 110% आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, क्लास होगी, उसमें सबसे पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी थोड़ी क्लियर हुई हो, आपको समझ में आया कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स एंड हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हाउ यू कैन अप्लाई द लॉजिक, द कंसेप्ट एट द क्वेश्चन। ठीक है, सो अगेन दैट द अनाउंसमेंट इज हियर कि 20 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप रजिस्टर कर लीजिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो आपका सफ़र है, जर्नी है CSIR नेट की दिसंबर 2024 की, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम मिलकर इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, जिसमें होगा कि आपका नेट क्लियर हुआ है विद JRF, है ना। और मेहनत तो बच्चा आपको ही करनी है, जब आप कहीं से भी करो, क्योंकि बिना मेहनत बिना हार्ड वर्क तो कुछ नहीं मिलता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। ठीक है, ऑनेस्टली कि आपको मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कोर्स लेने से नहीं होगा, आप लोगों को मेहनत भी करनी है। ठीक है, हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आप स्मार्ट वर्क भी कीजिए। स्मार्ट वर्क ऐसे होता है कि आपने अगर किसी कोचिंग से नोट्स लिए हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको क्या होगा, एक डायरेक्शन में एक मतलब एक फर्दर एक ऐसे डायरेक्शन में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो सब बच्चे करते, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, रिलेटेबल है या नहीं है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। ओके, तो वो चीज़ नहीं रहती है ना, तो दैट इज़ द स्मार्ट वर्क यू शुड डू। तो that's it for today's class and I will meet you in the next class. Thank you for the session and सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर वीडियोस। एंड सेशन को लाइक ज़रूर करना है, आपने पूरा देखा है, आपको अच्छा लगा ऑनेस्टली, तो प्लीज़ लाइक माई सेशन and share it with your friends so that they can also get benefit of the session and all the course. Okay, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस क्लास एट दिस लिंक एंड यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो भी फर्दर हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट फाउंडेशन क्लास में एंड till then all the best for your exam and start your preparation, just start your preparation. Okay, bye bye.